हेलो एवरीवन एंड आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के क्वेश्चंस। मेरे पास है तुम्हारे लिए 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस तुम्हारे पूरे चैप्टर का एक रिवीजन की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करना मेरे आंसर बताने से पहले ही तुम उसको सॉल्व कर लो और फिर तुम अपना स्कोर नीचे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पीवाईक्यू भी हो जाने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू more than two genes affecting a single character, presence of several alleles of a single gene controlling a single crossover, presence of two alleles, each of the two genes controlling a single trait, या फिर a single trait, single gene affecting multiple phenotypic expression। तो प्लियोट्रॉपी से क्या लगता है? पहला हम देखते हैं मोर देन टू जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर। ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? पॉलीजीनिक, यानी कि बहुत सारे जीन्स वाला, है ना। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी मतलब क्या था कि एक ही जीन जो है बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा। तो तुम्हारा आंसर बन जाता है फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, यानी कि जीन मैपिंग का तुम्हें पूछा गया कि जीन मैपिंग किसने की थी। तो जीन मैपिंग अगर हम याद करें तो हमारे अंकल थे एल्फ्रेड स्ट्रुटेवान। हेंकिंग ने क्या किया था? हेंकिंग ने अपने को बताया था एक्स बॉडी के बारे में, है ना। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। सटन एंड बोवरे ने क्या किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। Which of the following statements are correct about Klinefelter's syndrome? Right. This disorder was first described by Landon Down. नहीं, Landon Down ने बताया था डाउन सिंड्रोम का। तो ये तुम्हारा फॉल्स हो गया। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also expressed. तो अगर तुम याद करो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर तो कौन सा वाला था? वो मेल में जो दिख रहा था, फीमेल में? तो ये दिख रहा था तुम्हारे मेल्स में, जहां पे अपने पास एक्स एक्स वाई था। तो ये तुम्हारा ट्रू हो जाता है। फेमिनिन डेवलपमेंट कैसे दिख रही थी? ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिख रहा था, जैसे कि गायनेकोमास्टिया कह देते हैं हम। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, दिस अगेन विल बी फॉल्स। शॉर्ट स्टेचर्ड कहाँ पे होते हैं? डाउन सिंड्रोम में, राइट। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये अगेन तुम्हारा डाउन सिंड्रोम का हो गया। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये ट्रू है। तो यहाँ पे अपने पास सेकेंड और फिफ्थ जो है ट्रू होता है। Broad palm with single palm crease is visible in a person suffering from thalassemia, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome। यहाँ पे तुम्हारा आंसर डाउन सिंड्रोम होता है। ये कुछ सिम्टम्स है तुम्हें लास्ट के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, तुम याद कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई इश्यू तो नहीं होगा। और अगर याद नहीं है बाई चांस तुम्हें, तो तुम हिसाब लगाओ। थैलेसीमिया में क्या था? चेक करो, थैलेसीमिया में तुम्हें क्या दिख रहा था? थैलेसीमिया वॉज अ क्वांटिटेटिव इशू, है ना। जैसे अनीमिया क्वालिटेटिव था, तो अपना थैलेसीमिया जो है वो बन जाता है एक क्वांटिटेटिव इशू। क्यों? यहाँ पे बहुत ही कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। तो अब ऐसे में तुम्हें हाथ की क्रीज का कोई इशू तो दिखता नहीं है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में अपने को मेंटल रिटार्डेशन वगैरह दिख रहा था, तो यहाँ पे हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में था, जो फीमेल स्टेराइल हो रही थी। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में था, जो स्टेराइल हो रहे थे, है ना। तो ये तुम्हें अप्रोक्सीमेटली डाउन सिंड्रोम तुम समझ जाते। Which one of the following symbols represent mating between relatives in human pedigree analysis? पहला वाला क्या दिखा रहा है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। दूसरा दिखा रहा है नॉर्मल मेटिंग। तीसरा है तुम्हारा रिलेटिव्स की बीच की मेटिंग इन ह्यूमन पेडिग्री। और चौथा दिखा रहा है कि मेटिंग हुई और एक अफेक्टेड बच्चा दिखा, है ना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि मेंडल स्टडीड 7 pairs of contrasting traits in pea plants and proposed the laws of inheritance. ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन किए थे मेंडल ने इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स, जो थे सी शेप, सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। अगर तुम्हें स्टेटमेंट 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार तुम उसके वो पढ़ो कि कैरेक्टर्स क्या दे रखे हैं, फिर उसकी वजह से तुम ट्रेड्स निकालो। जैसे सीड शेप की बात करो, तो कैसा सीड शेप था अपने पास?
राउंड और रिंकल्ड था नहीं था ना। इसके बाद तुम देखते हो नेक्स्ट पूछ रहा है तुम्हें सीड कलर। अब सीड कलर था अपना येलो या ग्रीन, तो ये दोनों तो थे। फ्लावर कलर कैसा था? वायलेट और वाइट। पॉड शेप कैसा था? इन्फ्लेटेड या फिर फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर कैसा था? ग्रीन या येलो। फ्लावर पोजीशन कैसी थी? एक्सियल या टर्मिनल। स्टेम हाइट कैसा था? टॉल या ड्वार्फ। तो ये सब के सब थे, यानी कि ये भी ट्रू हो गया। यानी यहाँ पे अपना आंसर होता बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। करेक्ट, both statements are correct. Exotype of sex determination can be found in monkeys, Drosophila, birds, grasshoppers. इसका आंसर अपना बन जाता है ग्रासहॉपर्स। ठीक है। बर्ड्स का, मंकीज का बुक में लिखा नहीं था अगर तुम्हें याद हो तो। ड्रोसोफिला का कौन सा था? एक्स वाई था। बर्ड्स का कैसा था? जेड 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 डब्ल्यू वाला। Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? ऑटोजोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, एक ही डोमिनेंट तो बताया था अपने को, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। असर्शन, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। सही बात है, जो पास पास होंगे वो अलग अलग नहीं जा पाते। रीजन दे रखा है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अगर तुम देखो तो यहाँ पे असर्शन रीजन ही एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसमें से एक तो फॉल्स होना ही था। तो यहाँ पे अपना रीजन फॉल्स है। तो assertion is true but reason is false. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? तो यहाँ पे हमने पूछा है ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटीज, तो वो था हमारा 14। Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments? जिसको साल ना याद हो उसको इतना तो याद होगा कि 7 साल लगे थे। तो 7 साल किसमें लगे? 1840 टू 50, 10 साल। रॉन्ग। 1857 टू 69, रॉन्ग। 1870 टू 77, 1856 टू 63, इन दोनों में 7 7 साल लगे। अब तुम्हें याद हो तो 65 में तो अंकल ने अपना काम भी पब्लिश कर दिया था, तो ये अपना आंसर बन जाता है। Which one of the following traits of a garden pieced a deed by Mendel was a recessive feature? इसमें से कौन सा रिसेसिव है? एक्सियल पोजिशन, अगर तुम्हें याद हो तो ये डोमिनेंट है। ग्रीन सीड कलर, ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप। राउंड सीड शेप भी तो पता है कि वो डोमिनेंट है। अब कंफ्यूजन कहाँ आ गई तुम्हें? ग्रीन सीड कलर और ग्रीन पॉड कलर में से। इन दोनों में से एक तो रिसेसिव था। अगर तुम याद करो तुम्हारे घर पे पॉड देखा ही होगा तुम, हमेशा हरा होता है, अर्थात ये भी डोमिनेंट होगा। रिसेसिव कौन बनता है? ग्रीन सीड कलर। इसका डोमिनेंट क्या होता? येलो सीड कलर। Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood groups. The gene has 3 alleles. Correct है। कौन सी alleles होती हैं? I A, I B और ये। A person will have only 2 of the 3 alleles. ये भी सही बात है, दो ही तो हो सकती है। When IA and IB are present together, they express same type of sugar. Allele I does not produce any sugar. True. ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो अपने अपने शुगर बनाएंगे और ऐसे में हमें ए बी ब्लड ग्रुप दिखता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB एंड IAI। अब इनके जो ब्लड टाइप्स उनके बच्चों के, उसमें कितने डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स दिख रहे हैं? तो IA, IB और यहाँ पे अपने पास है IA और I। क्या करना है इसका? क्या ही करोगे? चाहो तो तुम एक वो बना लो पुनेट स्क्वायर, या फिर ऐसे ही कर लो। ऐसे ही करना चाहते हो तो पहले इसका निकाल लो। तो यहाँ से तो मिलता है IA, IA, यहाँ से क्या मिला? IA, I।
सिमिलरली अगर हम बी के साथ देखते हैं, इसलिए हमने जगह यूं छोड़ी, तो अपने को दिखेगा आई ए आई बी और आई बी स्मॉल आई। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप्स की, तो तुम्हें 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना? तो 4 जीन तो हो ही गया। फिनोटाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप निकला, यहाँ पे कौन सा निकला? ए बी निकला, यहाँ पे कौन सा निकला? ए निकला, यहाँ कौन सा निकला? बी निकला। तो अपने पास फिनोटाइप तो 3 ही है, ए बी और बी, तो 3। आंसर निकला सेकंड वाला ऑप्शन। A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are all the possible blood groups of their offsprings? अब मान के चलते हैं, पुनः स्क्वायर बना देते हैं। एक बार बिना पुनः स्क्वायर के दिखा, फिर पुनः स्क्वायर से करते हैं। अब मान के चलते हैं जब वो बी है, अब बी है तो या तो आई बी आई वाले भी हो सकते हैं, या तो आई बी हो सकते हैं। सेम फॉर ए ब्लड ग्रुप, दोनों में यही ऑप्शन है ना, तो आपको 2 बार ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार करते हैं हम लोग आई बी वाले को, और ये आई ए। ऐसे में अगर तुम्हें दिख रहा है तो हमें हर बारी ए बी ब्लड ग्रुप ही निकलेगा, है ना? हर जगह आई बी आ रहा है, तो ऐसे में तुम्हें ए बी ब्लड ग्रुप तो मिल ही गया। अब बाई चांस हम मान लें यहाँ पे स्मॉल आई ले लेते हैं हम लोग, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे आई आ गया, यानी ए ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है है ना? अब अगर मैं मान लूं मैंने यहाँ पे भी एक स्मॉल आई ले लिया, तो तुम देखोगे यहाँ पे आई बी आई आ गया, यानी बी ब्लड ग्रुप भी दिख रहा है, और ये दोनों आई तो आ ही गए, तो ये ओ ब्लड ग्रुप भी दिखा सकते हैं, यानी कि ए बी ओ। दैट्स योर आंसर। Which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है, को डोमिनेंस होगा, है ना? ए बी ब्लड ग्रुप कैसे निकला? मम्मी का ए, पापा का बी, ए बी बच्चा, दोनों दिख रहे हैं ना? In hybridization, capital T into small t gives rise to the progeny of ratio 2:1, 1:2:1, 1:1, 1:2। देखो, अब यहाँ से तो तुम्हें T ही मिल सकता है, लॉजिकल सी बात है। यहाँ से या तो कैपिटल T मिलेगा तो स्मॉल t मिलेगा, यानी अब हमारे पास पॉसिबल यही होने वाला है ना? तो 1:1 रेशियो मिलेगा। The recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and B is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? Right? ये अपना क्वेश्चन बनता है। अब देखो, क्या होता है ना कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जा रही है, यानी कि डिस्टेंस भी उनके बीच का उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब अगर ए और डी की रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर इसको हम लोग जेनेटिक मैप पे डालते हैं ना, तो उसमें तुम इसका जितना परसेंट है ना, 1% इज इक्वल टू 1 लाइक यूनिट ले सकते हो डिस्टेंस का। तो अपने पास अभी क्या है, ए और डी का अपने को पता है। ए और डी को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे डी लिख लिया। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? दोनों बीच में है 29 यूनिट्स का डिस्टेंस, राइट? अब ये 29 यूनिट्स का डिस्टेंस जो है, कहीं दिखे 29? इसके अलावा तुम थोड़ा कम करो तो तुम्हें दिख रहा है कि ए और बी 20 पे है, राइट? ए बी 20 पे है, और बी और डी का देख लो फिर। ए बी 20 पे है, बी और डी 9 पे है, यानी कि ये यहाँ पे कहीं बन जाता है बी। यहाँ पे अपना बी आ गया। क्यों? क्योंकि उसको बी और डी के बीच में डिस्टेंस दिखाना है अपने को 9 यूनिट्स, और ए बी के बीच में कितना दिखाना है? 20 यूनिट्स। बैठ रहा है सही कैलकुलेशन? क्योंकि ए और डी तो तुम्हारा 29 पे है ना, 20 + 9 भी करो तो 29 मिलता है। अब अपने को बी और सी देख लेना है। बी और सी कितना है? 15। अब 20 यूनिट में तुम
देखते हो कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस 5% है और बी और सी के बीच का डिस्टेंस 15 है, यानी सिंपल, तुम यहाँ पे मार्क कर दो सी को। सी तुम्हारा हो गया यहाँ पे। तो अब तुम देखो तो तुम्हारी कैलकुलेशन पूरी सही बैठेगी, कहीं से भी चेक कर लो एक बार। ठीक है, आंसर बनता है अपना ACBD। जिसको डाउट हो रहा है एक बार इसको चेक करके दिखा देते हैं। ए और सी के बीच का डिस्टेंस देखो 5% निकलेगा। ठीक बात, लिख लेते हैं 5%। सबके बीच का डिस्टेंस लिख लेते हैं, सी और बी के बीच का लिखते हैं। सी और बी के बीच का डिस्टेंस अपने को देखा है 15%। बी और डी के बीच का कितना देखा है 9%। अब तुम बस इसकी एडिशन से चेक कर लो आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब इतना एडिशन करे तो ए और बी में 20 होना चाहिए, है क्या? ए और बी में 20 बिल्कुल है। ए और डी में कितना होना चाहिए 20 प्लस 9 29, है क्या? बिल्कुल है। सी और डी के बीच में कितना होना चाहिए तुम्हारे पास? देखो 24 हो रहा है, सी और डी 24, वो भी है, तो पूरा सही बैठ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। ये तो अभी ही हमने बताया था, क्या था आंसर? मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। देखो सर्टन बोवरी दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों को अलग करो ही मत। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड by a plant having the genotype capital A, capital A, capital B, small b, capital C, capital C। तो अब देखो सिंपल सी बात है, इसको तुम एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर बिना फॉर्मूला के करो तो तुम ये देखो, यहाँ पे अपने को कैपिटल ए ही मिल सकता है। यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, या तो कैपिटल बी मिलेगा या फिर स्मॉल बी मिलेगा, और यहाँ पे तुम्हें कैपिटल सी मिलेगा। अर्थात कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गमेट्स बनेंगे बताओ? दो ही बने, है ना? अब ऐसे तो तुम कर सकते हो, पर इसके फॉर्मूला भी होते हैं। फॉर्मूला, अगर हम पूछे तुमसे टाइप्स ऑफ गमीट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। अगर पूछा गया नंबर ऑफ जाइगोट्स, नंबर ऑफ जाइगोट्स या तुम ऑफस्प्रिंग्स कह लो, जाइगोट्स, तो दैट विल बी योर गमीट्स रेज्ड टू पावर n। गमीट्स रेज्ड टू पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फिनोटाइप का। नंबर ऑफ फिनोटाइप का वो तुम्हारा हो जाएगा 2 raised to the power n फिर से। और नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछे तो तुम्हारा हो जाएगा 3 raised to the power n। ठीक है, ये n क्या है तुम्हारा? n है तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रेट्स या फिर हाइब्रिड कितना है। तो अगर मैंने तुमसे अभी टाइप्स ऑफ गमीट्स का पूछा तो तुम्हारे पास क्या आंसर आया? 2 आया। n, यहाँ पे कितने लोग तुम्हारे हाइब्रिड दिख रहे हैं? सिर्फ बी हाइब्रिड था, तो 2 raised to the power 1 कितना मिला? 2। आंसर तुम्हारा इससे भी 2 ही हो रहा था, ठीक है ना? Which of the following characteristics represent inheritance of blood groups in humans? तो इसमें से कितने दिखता है तुम्हें? डोमिनेंस दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। जब अपने पास आई ए हो और केवल आई हो तो ए वाला बन रहा है ना, तो तुम्हारा डोमिनेंस का केस हो गया। कोडोमिनेंस होता है, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। मल्टीपलिज्म ऑब्वियसली, ए बनने वाला, बी बनने वाला और एक स्मॉल आई, तीन होते हैं ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होती, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं होती। तो इसमें तुम्हारा 1 2 3 इज द आंसर। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब स्किन कलर में क्या होता है? अपने पास 3 जीन्स होती है, ए जीन, बी जीन, सी जीन। तो अब अगर हम 3 जीन्स की बात कर रहे हैं, जब एक से ज्यादा जीन्स, मतलब 2 से ज्यादा जीन्स तुम्हारी एक ट्रेट को कंट्रोल करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। Which of the following pairs is wrongly matched? स्टार्च सिंथेसिस में अपने को दे रखा है मल्टीपल अलील्स, होता है क्या? ए बी ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस बिल्कुल दिखती है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ये ट्रू है।
एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर में होता है। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज बिल्कुल बताई थी। अब स्टार्च सिंथेसिस इन पी तुम्हारा मल्टीपल एलील्स है। सोचो एक बार, मल्टीपल एलील्स है क्या? याद करो थोड़ा सा, स्टार्च सिंथेसिस में हमने क्या देखा था कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा रही है, विच इज तुम्हारा प्लियोट्रॉपी। क्यों ऐसा? हमने एक से ज्यादा क्या दिखा रही थी वो? एक तो स्टार्च ग्रेन का साइज था, और दूसरा क्या था? सीड कैसा था, राइट? If a color-blind female marries a man whose mother was also color-blind, what are the chances of her progeny having color blindness? ये तो लग रहा है आबेल मुझे मार, है ना? यहाँ पे तुम्हारा 100% आंसर आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कलर ब्लाइंड जो होता है, इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अर्थात फॉर अ फीमेल टू हैव इट, उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे होगा, राइट? अब इस हम आदमी की बात कर रहे हैं, तो अब आदमी को अगर उसकी मम्मी से मिला है, तो जब मम्मी के दोनों एक्स पे था, यानी कि बच्चे को जो मिला उसमें एक तो, कोई भी एक्स मिले उसके एक्स पे होता ही है ना। अब मेल्स में एक ही एक्स होता है, तो उसमें रिसेसिव हो डोमिनेंट हो, वो इफेक्ट शो करेगा ही। तो ये है अपना अफेक्टेड मेल, ये मैन अफेक्टेड है अपना, और इसकी वाइफ भी कलर ब्लाइंड है, तो वो भी ऐसी सी है। अब इनका तुम कोई भी बच्चा करा लो, उसको जो भी एक्स मिल जाए, हर एक्स में तुम्हें मिलेगा इशू। दो ही बना देते हैं, हर एक्स में इशू है, यानी कि 100% प्रोजेनी को कलर ब्लाइंडनेस होगी। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be deceased? अब अपना सिकल सेल एनीमिया कैसे चलता है? कौन से जीन्स होते हैं इसके लिए अपने पास? अगर तुम याद करो तो सिकल सेल एनीमिया अपना होता है HbA और HbS से, है ना? इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो अब हेट्रोजाइगस से दोनों के दोनों, यानी कि दोनों कैरी कर रहे हैं, तो हेट्रोजाइगस से तो कैसे होंगे? HbA और HbS। ए यानी नॉर्मल है, एस यानी कि वो वाला अफेक्टेड जीन है अपना। अब इन दोनों की अगर बच्चे हुए, तो अपने पास पॉसिबिलिटी है एच बी ए की, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है HbA HbS की, फिर अपने पास आता है एक और HbA HbS, और चौथा बनता है अपना HbS HbS। तो इसमें से डिसीज्ड प्रोजेनी अपने को देखनी है। देखो, ये तो नॉर्मल है, ये दोनों कैरियर है, डिसीज सिर्फ ये है, तो 25% अपना आंसर। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is derived? Klinefelter। अब तो याद हो गया हो, है ना? If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is। colorblind man है अपना, यानी वो है X-5। उसकी वाइफ कैसी है? होमोजाइगस है फॉर नॉर्मल विजन, अर्थात वो नॉर्मल। अब बेटे को कलर ब्लाइंड करना है। कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से मिल रही है? कलर ब्लाइंडनेस अपनी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। बच्चे को कभी पापा से एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता, तो उसके बेटे कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकते। क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम आंसर निकाल लेते हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। सही बात है, पहले ही सही हो गया। आगे देख लेते हैं तब भी। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। होती है क्या? डाउन सिंड्रोम क्यों होती है? एन्यूप्लॉयडी क्या था पहले तो मेरे को बताओ। एन्यूप्लॉयडी इज गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। अब अपने को स्टेटमेंट ढूंढना है, तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी, यहाँ पे क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यानी कि वो हुआ, तो ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव ही होता है, सही बात।
सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये गलत है तुम्हारा, क्योंकि सिकल सेल इज ऑटोसोम रिसेसिव। तो 1 2 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, अभी कहा था, ट्राइसोमी ऑफ 21। Sickle cell anemia is caused by substitution of valine by glutamic acid, उल्टा ही हो गया, ग्लूटामिक एसिड जो है वेलाइन से सब्सटीट्यूट हो जाता है ना। याद करो क्या हो रहा था, जो अपने पास पहले जी ए जी था वो अब जी यू जी हो गया है। तो पहले वो जो बन रहा था तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड जी ए जी से, अब वो बनने लगता है वहां पे जी यू जी से वेलाइन। नेक्स्ट है कॉज्ड बाय अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ये अपना सही लग रहा है। फिर है कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड सिकल सेल आरबीसी विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ से लिया है, सिकल सेल लाइक तो आरबीसी होती है। एंड ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट, करेक्ट है अपना सेकंड वाला। द कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन 7 contrasting pairs स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट वर, मतलब कितने टोटल उसमें से कलर बेस्ड थे। तो कौन सा कलर था, फ्लावर कलर था, है ना। तुम्हारा फ्लावर कलर था जो था वायलेट या फिर व्हाइट, इसके अलावा अपने पास था सीड कलर ग्रीन येलो, पॉड कलर ग्रीन येलो, तो कितने हुए, 3। सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल वर राउंड सीड शेप, डोमिनेंट है क्या, बिल्कुल है। ग्रीन सीड कलर डोमिनेंट है क्या, सीड की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन सीड कलर डोमिनेंट है या नहीं है, एक बार जल्दी सोचो, थोड़ा जल्दी सोचो। ग्रीन सीड कलर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर हम बात करते हैं सीड कलर की, तो तुम्हारा ग्रीन जो है नहीं था। ग्रीन कौन था, पॉड में तुम्हारा वो डोमिनेंट था, अर्थात पहला वाला ऑप्शन आउट। सेकंड बोल रहे टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, फिर से आउट, वो तो एक्सियल था। तो अब अपने पास वायलेट फ्लावर कलर, वायलेट था क्या, बिल्कुल था। ग्रीन पॉड कलर, बिल्कुल सही है। राउंड सीड शेप, सही हो गया। यहाँ पे क्या, रिंकल्ड सीड शेप, रिंकल्ड ही गलत हो गया। A recessive allele is expressed in heterozygous condition only, homozygous condition only. F3 generation both homozygous and heterozygous condition. ये मैंने तो बताया था, homozygous में ही करता है, राइट। जैसे अगर हम राउंड की बात करते हैं, अगर मैं इसको इससे क्रॉस कर रही हूँ राउंड और रिंकल्ड को, तो तुम्हें पहले क्या मिले, सारे के सारे राउंड। अब जब मैंने इनकी क्रॉसिंग की, तब जाके तुम्हें ये जो छोटे छोटे वाले थे, इसमें तुम्हें दिखेगा कैसा सा कलर, कैसा सा शेप, रिंकल्ड सा। तो वो सिर्फ तुम्हारा हेट्रोजाइगस में शो करता है, होमोजाइगस में शो करता है, ऐसा क्यों, क्योंकि रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट हावी पड़ जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और F3 जनरेशन की F2 में भी दिखता है वो तो, बोथ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो नहीं हो सकता। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, अगर इसको हम लिखें तो अपने को ये बात हो रही है, इसकी क्रॉस की बात हो रही है, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस। तो अगर तुम्हें याद हो तो इसमें अपने को कैसा रिजल्ट मिलता है, RR:2, ये का रेशियो अपना 1:2:1 का। पूछा गया है प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, राइट। तो प्योर होमोजाइगस कौन है, ये है और ये है, अर्थात 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कौन सा होता है जिसमें हम लोग रिसेसिव वाले को क्रॉस कराते हैं किससे, जहां पे हमें डोमिनेंट वाला फिनोटाइप दिख रहा होता है तो हमें उसका जीनोटाइप जानना होता है। अभी तुम्हें वीवी दिया था, वीवी क्या था, वीवी इज योर फ्लावर कलर। कैपिटल वी वॉयलेट होता है और स्मॉल वी वाइट होता है। अब कैपिटल वी क्या ही कर रहे हो तुम, कैपिटल वी ये भी नहीं है, ये तो दोनों ही स्मॉल हो गए, ये स्मॉल और ये बिल्कुल यही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हें तो व्हाइट दे ही रहा होगा, ये तुम्हें वायलेट कलर के फ्लावर दे रहा होगा, तुम जानना चाहते हो कि ये वायलेट कलर के फ्लावर मिल किस में से रहे हैं। अब देखो, phenotypic and genotypic ratio is similar in case of
वेरी इजी क्वेश्चन। कंप्लीट डोमिनेंस होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस था अपना वो फ्लावर वाला स्नैपड्रैगन, जो याद है, स्नैपड्रैगन या फिर एंटी राइनम वाला। तो उसमें अपने को 1:2:1 phenotypic भी मिलता है एंड 1:2:1 जीनोटाइपिक भी मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड पिंक व्हाइट का केस आ जाता है ना। Mendel's work was rediscovered by three scientists in the year 1900. Select the incorrect statement regarding pedigree analysis. Solid symbols show unaffected individuals. यही incorrect होगा तुम्हारा। Solid symbols किसके होते हैं? Affected individuals की। Proband is the person from which case history starts, यही सही बात होती है। It is useful for genetic counselors, सही बात है। It is an analysis of traits in several generations of family, ये भी सही बात है। Which of these is X-linked recessive trait? Phenylketonuria, autosomal. Hemophilia, X-linked recessive. Sickle cell anemia, autosomal. Down syndrome, वो तो chromosomal होता है। An individual affected by phenylketonuria lacks an enzyme जो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड कौन से को किसमें। तो यहाँ पे अपने को क्या था? फिनाइल जिसको होता है उसके पास एक एंजाइम ही होता है जो जिसका नाम होता है फिनाइल एल्नाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम कन्वर्ट कर रहा होता है अमाइनो एसिड फिनाइल एल्नाइन को इनटू टायरोसिन, राइट। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कैरियोटाइप ऑफ, क्या होता है यहाँ पे? एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है मेल में। फाइंड आउट द मिसमैच्ड पेयर। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है क्या? बिल्कुल होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब तुमने इसका नाम नहीं पढ़ा अभी तक तो इसको रुक जाओ। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होती है। टर्नर सिंड्रोम वाई लिंक्ड होती है क्या? ना, ये तो क्रोमोसोमल होती है। तो अगर तुम्हें कोई ना भी पता हो तो चिंता ना किया करो, बाकी ऑप्शन पढ़ लिया करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा गलत है। Distance between the genes and percentage of recombination shows a right direct relationship. क्यों? जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ही रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना पास होंगे उतने ज्यादा लिंक्ड होंगे ना। Which of the following will not result in variations among siblings? Independent assortment of genes, तब तो वेरिएशन होगा। क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन होगा। लिंकेज, इसकी वजह से वेरिएशन नहीं होगा। म्यूटेशन से भी वेरिएशन होगा ऑब्वियसली। Assertion: ABO blood group system provides a good example of multiple alleles. True. In ABO blood group system, when IA and IB alleles are present together, they both express their own types. Again true. बट अगर मैं इनको एज एन असर्शन और रीजन देखूं तो इसका रीजन का असर्शन से ताल्लुकात नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation. Karyotype of an individual who is inflicted with Turner syndrome is 45 plus XO, 45 plus XX, 44 plus XO, 45 plus X5। तो ये पहली बात 45 तो कैसे ही हो गया, 44 ही उतर है। 22 ऑटोसोम होते हैं प्लस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे जो है एक्स एक्स एक एक्स नहीं होता है, एक एक्स की कमी होती है, तो ये अपना हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। ऐसी फीमेल्स कैसी होती है? स्टेराइल होती है। The terms used for the units of inheritance by Mendel was factors. अंकल उसको जीन नहीं कहते, फैक्टर कहते थे। Select the incorrect statement with respect to hemophilia. हीमोफीलिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है क्या? हीमोफीलिया की बात करिए, पहला इनकरेक्ट हो गया यार। कैसा होता है ये? सेक्स लिंक। Shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब फीमेल कैरियर है यानी कि उसके एक एक्स पे तो है, मेल में अगर उसको एक एक्स पे भी मिल गया ये एक्स तो वो कैसा हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा।
In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in clotting of blood is affected. Yes, उसकी वजह से ब्लीडिंग जब शुरू होती है तो होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है. The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare. True enough. क्योंकि इसके लिए अपने को अगर फीमेल को अपने को हीमोफिलिक बनाना है, नहीं कि उसके पापा इफेक्टेड होने चाहिए और मम्मी कैरियर तो होनी ही चाहिए. अब पापा जो है उतने एज तक पहुंचे कि उनका बच्चा हो, दैट इज वेरी रेयर, क्योंकि उनको हीमोफिलिया है, कभी ना कभी तो खून बहा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा, चल बसे होगा. A normal woman whose father had color blindness. नॉर्मल वुमन है, पापा के पास कलर ब्लाइंडनेस थी, अर्थात ये पापा है, तो इनके ये आंटी जो है अपनी कैरियर बनी, है ना, क्योंकि पापा से तो एक्स क्रोमोसोम मिलता ही है बच्ची को. शी मैरिड अ नॉर्मल मैन, अर्थात उसकी शादी हुई है इससे. अब इनकी प्रोजेनी में कलर ब्लाइंडनेस आने की कितनी परसेंट चांस है? देखो, बेटी को तो कभी हो ही नहीं सकता. बेटी को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के लिए उसके पापा से भी इशू मिलना चाहिए. तो बेटी एक ये हुई, एक ये हुई, बेटा ऐसा हुआ और एक ऐसा हुआ, तो तुम्हें दिखेगा 25% ही तुम्हें अफेक्टेड दिख रहे हैं. ये तो कैरियर है ना, अपने को क्या निकालना है? चांस ऑफ अकरेंस. तो 25% इज योर आंसर. A Y-linked gene is responsible for hypertrichosis, which is long hair on ears. अब अफेक्टेड मैन ने शादी की है नॉर्मल वुमन से, उनकी बेटे को कितना हेयर ईयर्स निकलेगा? 0% यार. जब ये वाई लिंक्ड है तो बच्चे को, बेटी को कभी वापस तुमने वाई मिलता देखा है क्या? वो तो एक्स एक्स होती है ना, उसको वाई से क्या करना? तो ये वाई तो बच्चे को ही मिलेगा, और बच्चे को हर बार मिलेगा पापा से वाई, तो बच्चा हर बार ही इनकी पूरी फैमिली पेडिग्री में तुम्हें ये दिखेगा फिर तो, हाइपरट्राइकोसिस. राइट. इसी के साथ हमने कर लिए हैं पूरे तुम्हारे 50 क्वेश्चन. मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस लिए थे, तब भी तुम्हारा मिनिमम स्कोर मेरे अकॉर्डिंग इसलिए जाना चाहिए 45, कम से कम 45 सही होने चाहिए. ऑल्सो हमने ये 50 क्वेश्चंस, मतलब मैंने तो तुम्हें एक्सप्लेन करते करते भी 37 मिनट्स के अंदर करा दिए हैं. तुम्हें यानी एग्जाम में इससे कम टाइम लगना चाहिए, तो तुम समझो कैसे आंसर करोगे. अगर डायरेक्ट सही ऑप्शन नहीं आता है तो खुद को पढ़ाने बैठ जाओ एग्जाम में कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा. ऐसे तुम ट्राई कर सकते हो. ठीक है. इसी के साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका वन शॉट भी हो गया और इसका ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी हो गया है. बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो.